आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री। ये आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी फोर्थ यूनिट है। आज मैं इस वीडियो में आपके फोर्थ यूनिट कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? तो जो फोटोकेमिस्ट्री है सबसे पहले नाम से ही होता है कि होती क्या है। फोटो प्लस केमिस्ट्री इट मीन्स जो आप फोटोन डालते हो या मैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो कोई भी रिएक्शन विकिरण या फोटोन के अवशोषण के द्वारा परफॉर्म होती हो उसको बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। क्लियर? देखिए इसकी डेफिनेशन। अतः रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को ही प्रकाश रसायन कहते हैं। क्लियर? मतलब कोई रिएक्टेंट है, रिएक्ट ये रिएक्टेंट है, इन पर यदि आपने फोटोन डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। इसको बोलेंगे हम फोटोकेमिस्ट्री। इस प्रकार प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बोल रहे रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें प्रकाश विकिरणों अथवा फोटोन के अवशोषण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण जैसे एक्स किरण, गामा किरण आदि द्वारा संपन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को विकिरण रसायन कहा जाता है। प्रकाश विकिरणों से कई प्रकार की अभिक्रिया जैसे संश्लेषण, बहुलकीकरण, आइसोमेटिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि संपन्न होती है। क्लियर? तो देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आपने पढ़ा होगा, वो भी इसमें ही आती है फोटोकेमिस्ट्री में, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? तो आगे बात करते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, एक होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उन्हें ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे या अदीप्त अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, किसकी उपस्थिति में होती है? टेम्परेचर, उत्प्रेरक और सांद्रता अलग अलग कर दो, इनकी उपस्थिति में मेनली टेम्परेचर होता है। आप इसमें थर्मल कंडीशन अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगी आपकी प्रकाश सॉरी ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात होती है सक्रियण ऊर्जा की। मतलब क्या होता है, अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस एनर्जी बैरियर को पार करना होगा इतना। ये एनर्जी बैरियर ही आपके क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अब इस बैरियर को पार करने के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या होने चाहिए? कोलिजन, टक्कर। टक्कर के द्वारा इसको इस बैरियर को पार करेंगे और किसमें बदल जाएंगे? प्रोडक्ट में। अब इसके लिए कंडीशन है, या तो उत्प्रेरक के द्वारा इस बैरियर को कम कर दो या इस टक्कर ज़्यादा होने के लिए इसको आगे से क्या प्रोवाइड करवा दो? टेम्परेचर। तो ये इसको बैरियर को, जो ऊर्जा का बैरियर है, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा का अवरोध को पार कर लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो इनकी दर आप पर निर्भर करती है। अब तीसरा पॉइंट, इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। डेल्टा जी क्या होता है इनके लिए? नेगेटिव। क्लियर? क्या होता है? नेगेटिव। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया दृश्य क्षेत्र जो 200 से 800 नैनोमीटर का होता है, यूवी यूवी विजिबल रीजन में क्या होती है? संपन्न होती है। क्लियर? अब जब फोटोन के अवशोषण से ये संपन्न हो रही है तो इस पर ताप पर निर्भर करेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं करती है। क्लियर? तो देखिए जैसे कि विक्टन HBr को आपने तोड़ा, फोटोन डाला, किसमें टूट गया? H2 एवं Br2 में। ये रिएक्शन भी फोटोकेमिकल है। ये एसिटिलीन से आपने फोटोन डाला, एन अणु काम आए और किसमें बदल गया? ये पॉलीमर में। किसमें? पॉलीमर में। क्लियर? ये हो गया योगोत्पाद। देखो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहता है योगोत्पाद, मतलब योग हो गया इसमें Br2 का। क्लियर? और फ्यूमेरिक एसिड का मेलिक एसिड में कन्वर्जन, ये आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और ये फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? 6CO2 प्लस 6H2 H न्यू
ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया और O2 बाहर निकल गई, राइट? देखिए, मेन आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया व प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में 1 बाय 1 अंतर हम देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यहाँ तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये यहाँ तो होगी आपको ऊष्माक्षेपी, यहाँ फिर होगी आपकी ये ऊष्माशोषी, क्लियर? शोषी अभिक्रिया। बल्कि इनमें प्रकाश रासायनिक में दृश्य या फिर पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरण, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन का अवशोषण होता है। इनका प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होनाती है, ठीक है? दूसरा, ये अंधेरे में भी हो सकती है, लेकिन ये अंधेरे में नहीं हो सकती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। तीसरा पॉइंट है वो है कि इनमें अभिक्रिया की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है, तथा ताप गुणांक अधिक होता है। ये अभिकारक की सांद्रता उत्प्रेरक से भी प्रभावित होती है। इनमें देखो, इनमें अभिक्रिया की दर ताप से लगभग अप्रभावित होती है, लेकिन यह प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है। इनका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है, इनका ताप गुणांक ज़्यादा होता है। फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि इनमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होता है। जब भी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक हो, मतलब डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी का मान नेगेटिव हो, तो उसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंडीशन, तो कहते हैं परिवर्तित कंडीशन। लेकिन इसमें डेल्टा जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्चुअल में डेल्टा जी इसमें क्या होता है, स्थिर होता है, तो उसको 0 मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर? पाँचवा, देखो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित किया जा सकती है। मतलब क्या है कि इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये कुछ ये अभिक्रिया उत्प्रेरक तो होता नहीं इनमें, लेकिन इसमें कुछ क्या फोटो सेंसिटाइज़र होता है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है। एक्चुअल में फोटो सेंसिटाइज़र एक प्रकार का उत्प्रेरक ही बोल सकते हैं हम, क्लियर? ये प्रकृति में सरल होती है और ये प्रकृति में क्या होती है, जटिल होती है। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होता। अब इसमें तो क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल में टक्कर ज़्यादा होगी, तो इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का फोटोन आता है और विशेष प्रकार के बंध या समूह के द्वारा ही उसका अवशोषण हो पाता। मतलब क्वांटम की कंडीशन को ये क्या करती है, फॉलो करती है, क्लियर? क्वांटाइज क्वांटाइज्ड होती है। आठवां, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता 10 की घात 4 से 10 की घात 5 कैलोरी प्रति मोल परास में होती है। इसमें देखिए, आप इसमें डाल रहे हो यूवी विजिबल रेडिएशन, उसकी जो रेडिएशन की परास होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके 200 से 800 नैनोमीटर, क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, वो है बियर लैम्बर्ट नियम, ठीक है? अब क्या है कि बियर का, तो उससे पहले हम देखेंगे बियर का नियम। बियर का नियम सामान्य रूप से वैध पाया गया है, किंतु निम्नलिखित परिस्थिति में नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता। उसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ कारण देख रहे हैं। वो ये है कि यदि प्रकाश एक तरंग दैर्घ्य का ना होकर कई तरंग दैर्घ्य का हो, मतलब प्रकाश एकवर्णीय होना चाहिए। दूसरा, विलयन तनु होना चाहिए। तीसरा, विलयन का स्कंदन नहीं होना चाहिए अभिक्रिया के दौरान। एप्सिलॉन लेंस का मान ताप पर भी निर्भर करता था। ताप क्या होना चाहिए, आपके कांस्टेंट। इस नियम का पालन निम्न तनु विलयनों, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए, इस पर निर्भर करता है, क्लियर? अब देखिए, जो आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के लॉ क्या है, तो हम यहाँ 2 लॉ की बात करेंगे। एक है, पहला तो है हमारे पास ग्रोथस ड्रेपर्स नियम, तो दूसरा पढ़ेंगे स्टार्क आइंस्टाइन नियम। तो पहला नियम ये है कि इसमें ये कहता है कि जब किसी आप क्रियाकारी अणु या रिएक्टेंट रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट के ऊपर यदि आपने क्या डाला है, फोटोन, अगर फोटोन आपने उनके ऊपर आपतित किया, तो 3 कंडीशन है। एक तो ये कुछ रेडिएशन को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ रेडिएशन को ये ट्रांसमिटेड कर देगा और कुछ को ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जो अभिक्रिया संपन्न होती है, वो अवशोषित
रेडिएशन के द्वारा ही संपन्न होती है। मतलब आप कितना भी रेडिएशन डालो, लेकिन जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो अवशोषित फोटोन के द्वारा ही होती है। तो ये क्या है? प्रकाश रसायन का ये मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम 1818 में ग्रोथस और ड्रेपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है, तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित भाग की बात आ गई ना, वो ही रासायनिक परिवर्तन करता है, मतलब उसी से अभिक्रिया संपन्न होती है, ना कि विकिरण का परावर्तित अथवा पारगमन भाग। इन दोनों का कोई मतलब नहीं, इससे भी रिएक्शन नहीं होती है, इससे भी नहीं होती है। तो आपतित फोटोन है उसके कौन से भाग से होती है? अवशोषित भाग। क्लियर? तो मतलब ये अवशोषण की बात करता। अब ये एक नियम है गुणात्मक नियम। क्या है? गुणात्मक नियम। ये यूँ कहता है कि अभिक्रिया हो सकती है अवशोषण से, लेकिन कितनी होगी, और कभी-कभी अवशोषण के से अभिक्रिया संपन्न भी नहीं होती। इसलिए नेक्स्ट नियम आया, वो है स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम, और इस नियम को कहते हैं हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है? इसको ये भी बोलते हैं हम। इस नियम को क्या कहते हैं कि ये दिया था 1912 में। इससे पहले मैं एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ। आपने प्लांक नियम पढ़ा होगा, प्लांक नियम। प्लांक नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है E, वो किसके समानुपाती होती है? उसके आवृत्ति के। जब समानुपाती का साइन हटा देते तो एक कांस्टेंट आता था H। H को बोलते हैं आप जूल थो क्या कहते हैं आपको इसको? जूल थॉम्पसन गुणांक। ठीक है? ये H का मान होता था 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। मतलब इसको प्लांक स्थिरांक बोलते हैं। प्लांक स्थिरांक। क्लियर? इस प्लांक स्थिरांक का मान होता है ये। अब ये अगर एक फोटोन आया तो उसकी ऊर्जा होगी आपके h न्यू। लेकिन आपके पास 1 मोल फोटोन आए। कितने? 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन आपतित हुए। 1 मोल फोटोन मतलब 1 मोल किसको कहते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल मतलब अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। आवो अवोगाद्रो नंबर, वो उसके इक्वल। n फोटोन का मतलब हुआ NH न्यू। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा को ही हम बोलेंगे 1 आइंस्टाइन। 1 आइंस्टाइन टाइन। क्लियर? अब ये आपके समझ में आ जाएगा कि एक फोटोन क्या होता है और 1 मोल फोटोन क्या होता है। तो देखिए, सन 1912 में स्टार्क तथा आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया, जिसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम अथवा स्टार्क आइंस्टीन का नियम भी कहते हैं। क्लियर? इसके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ मतलब रिएक्टेंट का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन को ही अवशोषित करता है। इसलिए इसको एक अणु एक क्वांटम नियम भी कहते हैं। वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, इंपॉर्टेंट है ये। एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ है h न्यू के बराबर ऊर्जा, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है तथा न्यू अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। अतः प्रकाश द्वारा प्रति मोल 1 मोल n h न्यू आ गया। यहाँ n क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। तो देखो, पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा क्या कहलाती है? एक आइंस्टाइन कहलाती है। यदि आपका आइंस्टाइन की डेफिनेशन आ जाए वहाँ, तो क्या करोगे? पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को ही हम मतलब 1 मोल की ऊर्जा को ही 1 मोल ऊर्जा को ही 1 मोल फोटोन की ऊर्जा को ही कैसे बोलोगे? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा को ही एक आइंस्टाइन कहते हैं। तो n का मान होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। h होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 27 अर्ग इंटू सेकंड में। जूल में होता है 10 की घात माइनस 34। क्लियर? और न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। तो c क्या है? प्रकाश का वेग जो होता है 3 इंटू 10 की घात 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और लैम्डा है उसकी तरंग दैर्घ्य। तो क्या मान, इसको कैलकुलेशन करोगे तो किलो कैलोरी प्रति मोल में आएगा 2.859 अपॉन लैम्डा इंटू 10 की घात 5 किलो कैलोरी प्रति मोल।
और यदि आप जूल में कन्वर्ट करो तो इसका मान हो जाएगा 1.96 इंटू 10 की घात 8 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल, एसआई मात्रक में। क्लियर? तो प्रकाश ऊर्जा के एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। अतः फोटोन और क्वांटम की ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, चूंकि अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित करता तथा पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य के कर्मानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तरंग दैर्ध्य कम होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर? अब जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है जेबलोंस्की डायग्राम। ये आपके कंटिन्यूअसली जब मैं बीएससी में था 2000 बीएससी फाइनल ईयर में 2013 में, तब से एक क्वेश्चन आपके आ रहा है, 10 नंबर का था सी सेक्शन में। कितने का? 10 अंक का। ये 10 मार्क्स दिलाएगा आप। क्लियर? तो इससे समझिए कुछ नहीं है। इसमें यूँ कहता है कि कोई अणु है। अणु में आपको अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवानी हो तो आप उसके ऊपर क्या डालते हो? रेडिएशन डालते हो। रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, कहाँ से? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो देखिए, जैसे अणु है, अणु कहाँ? S0, S0 का मतलब है ग्राउंड स्टेट। क्लियर? अब जैसे आप इसके ऊपर फोटोन डालते हो तो 2 कंडीशन है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है ये, एक का मुँह ऊपर है, एक का मुँह नीचे। अपोजिट स्पिन से रहते हैं। यदि आपने इसके ऊपर फोटोन डाला H न्यू, तो 1 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता। अब 2 तरह से जा सकता है। यहाँ तो ये अपनी स्पिन जिस स्पिन में था उसी में जाए, या अपनी स्पिन को ये चेंज कर ले। क्या कर ले? चेंज कर ले। तो देखो, अगर इसमें एक शब्द आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला था 2s प्लस 1। एस है यहाँ पर कुल चक्रण क्वांटम संख्या, कुल चक्रण क्वांटम संख्या। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। इसका मान तो होता है प्लस हाफ और इसका मान होता है माइनस हाफ। तो टोटल योग कितना हो गया? 0। एस का मान 0 हो गया टोटल। तो 2s प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा? 1। इसको बोलते हैं आप सिंगलेट। सिंगलेट। क्लियर? और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी है, पैरेलल, समानांतर, इसको भी बोलेंगे प्लस हाफ, इसको भी बोलेंगे प्लस हाफ। तो मान हो जाएगा आपका ये 1, एस का मान। तो 2s प्लस 1 फॉर्मूले में एस का मान 1 रखेंगे तो क्या मान आएगा अपने पास? 3। तो बोलते हैं ट्रिपलेट। क्लियर? अब ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन अलग-अलग स्पिन में एक अलग-अलग कक्षा में होते हैं एक्चुअल में, तो उसकी ऊर्जा कम होती है किससे? सिंगलेट से। तो देखिए, जैसे ही आपने ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर फोटोन डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, तो डालते ही क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, वो S1 में जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रथम सिंगलेट उत्तेजित अवस्था, प्रथम सिंगलेट। या S2 में जा सकता है, इसको बोलेंगे द्वितीय सिंगलेट, इसको बोलेंगे थर्ड सिंगलेट। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी में भी जा सकता है। क्लियर? ये जा रहा है, जा सकता है। दूसरी बात, अब क्या है कि अगर ट्रिपलेट में जाएगा तो 3 ट्रिपलेट है, 1, 2 और 3। 3 से समझा रहे हैं। ट्रिपलेट ऊर्जा स्तर की ऊर्जा सिंगलेट से क्या होती है? थोड़ी-सी कम। देखो, इसलिए इसको थोड़ा नीचे बनाया इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये कौन-सा है? ऊर्जा का स्तर है ये, इस साइड में। क्लियर? तो देखिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब ये है कि ज़्यादा देर उत्तेजित अवस्था में रह नहीं सकता, तो वापस किधर आएगा ये? ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो पहली कंडीशन तो ये है, यदि थर्ड से ये सेकंड में आए, थर्ड उत्तेजित अवस्था से सेकंड उत्तेजित अवस्था में आए, तो इसको बोलते हैं हम आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी। आईसी मतलब इंटरनल कन्वर्जन, ये लिखा रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपके क्या होता है ट्रांजिशन, एक होता है विकिरण रहित, एक विकिरण युक्त। तो अपर मतलब हायर उत्तेजित अवस्था से लोअर उत्तेजित अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉन आता हो, तो वो कहलाता है विकिरण रहित ट्रांजिशन। क्या वो कहलाते हैं? विकिरण रहित ट्रांजिशन। मतलब क्या है? ये विकिरण रहित संक्रमण। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। देखो S3 से S2 में आया इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे हम आईसी। इसमें ऊर्जा किसके रूप में निकली है? ऊष्मा के रूप में। यहाँ फिर S2 से S1 में आ रहा हो इलेक्ट्रॉन, तब भी आईसी। क्लियर? S1 तक आ गया। यहाँ फिर ऐसा है कि T3 से T2 में इलेक्ट्रॉन आता हो, तब भी क्या बोलेंगे इसको? आईसी। या T2 से T1 में आता हो, तब भी बोलेंगे आईसी। या फिर ऐसा है कि S3 से ये इलेक्ट्रॉन आता हो पहले T3 में, इसको बोलेंगे आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ फिर आता हो ये S2 से T2 में, तो वे बोलेंगे आईएससी। मतलब यहाँ तो डायरेक्ट सिंगलेट में आ जाए, या पहले वो अपनी स्पिन को चेंज करे। मतलब इसकी स्पिन ऐसी थी, ये ऐसा था इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये ऐसा ऐसा ही वापस आ जाए, या फिर ये पहले चेंज हो जाए और ये ऐसे यहाँ से ये ऐसा चला जाए। इसको बोलेंगे कि सिंगलेट से ट्रिपलेट माना। फिर सिंगलेट से ट्रिपलेट माना। ये सब क्या है? विकिरण रहित। अब ये आ गया, यहाँ तो ये S1 में आ जाए प्रथम सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में, या प्रथम ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में। या तो S1 में आ जाए या T1 में। अब ये है कि S1 से मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था से S1 से S0, या फिर T1 से S0, इन दोनों संक्रमण को हम क्या बोलते हैं? विकिरण संक्रमण। क्या नाम देंगे इनको? विकिरण संक्रमण। क्लियर? तो ये क्या होते हैं आपके विकिरण युक्त। तो यदि S1 से आपके ये आ रहा है S0 में, इसको बोल देते हैं फ्लोरेसेंस। इसका जो हाफ लाइफ होती है वो लगभग 10⁻⁻11 सेकंड होती है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप कुछ चीज़ होती है ना चमकीली, जैसा आपने किसी पर प्रकाश डाला, तो डालने के बाद जैसे लाइट बंद करी तो भी वो चमकती रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर प्रकाश डाला तो चमकी, जैसे ही प्रकाश बंद किया डालना, वो तुरंत चमकना बंद कर देती है। तो ये फ्लोरेसेंस होता है जो चमकना बंद कर देता है। यह होता है आपके मतलब प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिदीप्ति। और एक होता है T1 से S0 में आ रहा, इसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ये होता है स्फुरदीप्ति। मतलब आपने जैसे प्रकाश सोर्स हटाया तो भी वो कुछ टाइम लेता है, इसलिए वो क्या होता है? चमकता रहता है कुछ समय तक भी। तो बोलते हैं हम स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति। तो ये आपके ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम, यहाँ से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका कुछ मतलब कैसे लिखना है? प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति को हमें 1 बाय 1 और समझ लेते हैं। बाकी डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। देखिए हम बात कर रहे थे एक तो विकिरण रहित संक्रमण की। वो क्या होता था? देखो, किस प्रकार संक्रमण में सक्रिय अणु उत्तेजित अवस्था मतलब S3, S2, T3, T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 में ग्राउंड में नहीं आता, ठीक है? ग्राउंड स्टेट में नहीं आता या T1 में आ जाता है। इस प्रकार संक्रमण में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता। ऊर्जा तो कम हो रही ना, तो वो ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। तो इनको बोलते हैं हम आईसी, इंटरनल कन्वर्जन। इसका मान होता है 10⁻11 सेकंड से भी कम होता है। ठीक है? ए स्टार उत्तेजित अणु कहाँ आया? आईसी से, उससे कम उससे लोअर लेवल में। ठीक है? अणु ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे प्रक्रम अंत्य तंत्र लंघन यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा भी होता है। इस प्रक्रम में अणु एक बहुलता अवस्था से तिर्क इंग्लैंड से ट्रिपलेट में आ गया। क्लियर? इसका मान होता है 10⁻2 से 10⁻2 सेकंड। क्लियर? एक है विकिरण संक्रमण मतलब रेडिएशन ट्रांजिशन। एक तो प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस। क्लियर? इसमें क्या होता है कि S1 से कोई कहाँ आ रहा अणु? T1 में, S0 में सॉरी, S1 से S0 में आ रहा है।
ये इसमें क्या है कि 10 की घात माइनस 8 सेकंड लगता है समय लगभग। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने इसका जीवन काल बहुत कम होता है और अतः सोर्स के बंद होने पर विकिरण उत्सर्जन तुरंत बंद हो जाता है। क्लियर? दूसरा है आपके स्फुर-दीप्ति। इसमें क्या है कि पहले अणु S1 से T1 में आता है, T1 में। फिर T1 से आता है ये S0 में। तो ये होता है आपके स्फुर-दीप्ति। इसका जो हाफ लाइफ होती है ज़्यादा होती है, 10 के आसपास 3 सेकंड होती है जीवन काल, ठीक है? तो इसमें क्या है कि थोड़ा समय लगता है, मतलब जैसे आपने प्रकाश डाला वो चमक रहा था, प्रकाश सोर्स बंद किया, तो उसके भी कुछ देर तक क्या करता रहता है, विकिरण का उत्सर्जन करता रहता है और ये मतलब चमकता रहता है। जीवन काल 10 के माइनस 3 सेकंड, क्लियर? तो यहाँ तक धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम लपसी या क्वांटम दक्षता।